हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है जी आप सभी का इस क्लास में। मैं आपका दीपक शर्मा सर स्वागत करता हूं। हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने कल इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी के चैप्टर की शुरुआत करी थी। तबियत मेरी ठीक है बेटा, एकदम फर्स्ट क्लास। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, 100 में से 100 फिटनेस लेवल है मेरा इस समय। ठीक है, अब आप लोग बस अपना ध्यान रखो। इस समय गर्मी पड़ रही होगी क्योंकि यहाँ तो अभी बारिश का मौसम है। सुबह से दिल्ली एनसीआर के पूरे रीजन में, दिल्ली कैपिटल रीजन में बारिश जैसा मौसम है। तो अभी तो मौसम सुहावना है, चाय और पकौड़े वाला मौसम हो रखा है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों के यहाँ डेफिनेटली इस समय थोड़ा मौसम अलग होगा। बिल्लू लिखता है कि सर मैं स्टोन एज से हूं और अनएक्सपेक्टेडली आ गया हूं, तो प्लीज मुझे स्टोन एज में वापस भेज दो। अगर मेरा मन होता और मेरे बस में होता तो मैं खुद मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता में चला जाता। ठीक, आओ जी आओ। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर हम बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, तो कल हम लोग साइट्स पहुंच गए थे कि किस किस साइट से हमें क्या क्या मिला है। तो कल एविडेंसेस देख रहे थे, यानी कि महत्वपूर्ण हम सबूतों को, वस्तुओं को, साक्ष्यों को देख रहे थे कि शहर से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो हमने कल हड़प्पा शहर के एविडेंसेस, हड़प्पा शहर के साक्ष्यों को देख लिया था। आज उन्हीं साक्ष्यों को हम मतलब आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं साक्ष्यों में आप अब हम देखते हैं अगले शहर के साक्ष्य कि हमें किस शहर से क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमें किस शहर से क्या प्राप्त हुआ है उसमें अगला देखो आप, कालीबंगन शहर के। कौन सा? कालीबंगन या कालीबंगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो शब्द है ना कालीबंगन, या फिर जो कालीबंगा नामक जो शब्द है, इस शब्द का ही मतलब होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो, ब्लैक बेंगल्स। ब्लैक बेंगल्स मतलब काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगन शब्द का मीनिंग ही, इसका मतलब ही है, सौरभ जी नमस्कार भाई, ले बेटा तेरी नमस्कार ले ली मैंने। ठीक है, अब तो बेटा खुश है। ठीक, तो कालीबंगन शब्द का मतलब है, पूनम कुमारी थैंक यू, ब्लैक बेंगल्स काले रंग की चूड़ियां। बाकी हमें कालीबंगा से और क्या महत्वपूर्ण मिला है, आप देखो इमेजेस के साथ लेके आओ, तब भी याद ना हो तो बेटा धिक्कार की बात है। तो हमें कालीबंगा से जो महत्वपूर्ण है, एक हमें फायर अल्तर मिले हैं। फायर अल्तर यानी कि हवन कुंड, अग्नि वेदियां मिली हैं। ये देख लो हवन कुंड, हमें कालीबंगा से हवन कुंड मिला है। यही में मैं आपको मतलब ऐड करके बता दूं कि हवन कुंड हमें कालीबंगा के अलावा, हमें हवन कुंड कालीबंगा के अलावा हमें लोथल से भी प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा कि हमें लोथल नामक शहर से भी ये प्राप्त हुआ है हवन कुंड। तो हवन कुंड हमें कालीबंगा से तो मिला ही है, साथ में हमें लोथल से भी ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, हमें कालीबंगा से वुडन ड्रेनेज मिला है, यानी कि लकड़ी की नालियां मिली हैं। लकड़ी के नाले एवं नालियां मिली हैं। ठीक है, याद रखिएगा वुडन ड्रेनेज का मतलब जल निकासी। लकड़ी के नाले एवं नालियां मिली हैं, तो ध्यान रखिएगा लकड़ी की जल निकासी मिली है, नाले मिले हैं, नाला लिख लो ताकि एग्जाम में समझ में आए कि हमें नाला मिला है। किसकी? लकड़ी का नाला मिला है कालीबंगा से। नाले तो हमें पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिले हैं, बट हमें लकड़ी का नाला जो मिला है वो कालीबंगा शहर से प्राप्त हुआ है। हमें कालीबंगा शहर से आप देख सकते हैं कॉपर एक्स, तांबे का बैल मिला है। तांबे का बैल मिला है, कॉपर एक्स, तांबे का बैल कालीबंगा से। हमें कालीबंगा से एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं कि मतलब इस शहर में भूकंप आया होगा। अच्छा, मैं आपको यही बता दूं कि हमें भूकंप के साक्ष्य धौलावीरा से भी मिले हैं। ये भी आप साथ साथ में याद करते चलना, जब बाद में ये पीपीटी आएगी तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या इन पीडीएफ को अपने पास सेव भी कर सकते हैं। धौलावीरा से भी हमें अर्थक्वेक या भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर ये बताओ कि ये है कब खोजा गया था? पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता हमें करीबन आज से 4-4.5 हजार साल पहले इसकी शुरुआत होती है। और हमने जो पहला एविडेंस सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला शहर खोजा, कल मैंने बताया हुआ, कल हड़प्पा शहर को हमने 1921 में 1921 में हमने खोजा था।
ठीक, 1921 यानी कि 1921 में हमने खोजा था। अरे इन पीडीएफ की आपको ये जो स्लाइड आ रही हैं, इनकी प्रिंट आउट या फोटोकॉपी करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसमें बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ गूगल ड्राइव आपकी होगी या कोई टेलीग्राम अपना चैनल सीक्रेटली मतलब बना लो कि माय नोट्स करके एक कोई टेलीग्राम आप क्रिएट कर लो। उस टेलीग्राम पर आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिल जाएंगे। उन टेलीग्राम्स को आप फॉलो करते रहो, ठीक है। उन्हें आप कर दो पिन, वो ऊपर आ जाएंगे, या फिर आप गूगल ड्राइव में जब भी हो रिवीजन उस तरीके से आप कर सकते हो। फोटोकॉपी और प्रिंट आउट कब तक निकालोगे? हजारों रुपए के निकल जाएंगे बेटा। वुडन पिलो, लकड़ी का हल मिला है हमें। अरे खेत जोतने के लिए लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। ये स्टार बनाओ, ये इंफॉर्मेशन काफी बार आ चुकी है एग्जाम में। कैमल्स बोन, ऊंट की हड्डियां हमें कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। तो कालीबंगन से इतना कुछ हमें देखने के लिए मिला है, याद रख लेना। अच्छा, मैं एक और बात यहीं पर ही लिख दूं, कालीबंगन से आपको मिला है, लिख लो, मड ब्रिक यानी कच्ची ईंटें प्राप्त हुई हैं। कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटों के मकान प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंटें मतलब मिली हैं तो निकलवा सकते हो जीशान जी। अगर ऑफिस में पेज मतलब आपके पास सुविधा अवेलेबल है तो आप इन्हीं को सीधे निकलवा लो। आप चलते हैं उस शहर की ओर जिस शहर के एविडेंस से साक्ष्य सबूत आपके एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा आपको इन्हीं एग्जाम्स के एविडेंसेस या सबूत देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम में सबसे ज्यादा आपसे यही शहर पूछा जाता है। इसके ऊपर आप मतलब स्टार बनाओ। ये भी बताएंगे अभी बेटा हिमांशु, सब आएंगे। लिपस्टिक भी बताऊंगा कहां से मिली है। मोहनजोदारो, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है ना मोहनजोदारो शब्द, इस शब्द का मतलब ही है माउंट ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि इस शब्द शहर के नाम का मतलब ही क्या है, तो मोहनजोदड़ो। इस शब्द का मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है माउंट ऑफ डेड। मृतकों का टीला मतलब मरे हुए लोगों का टीला। तो हो सकता है कि यहां लोगों को दफन वगैरह कर दिया जाता होगा। हाँ, आज से लिख लो साथ साथ में, आपकी इच्छा है। मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का टीला। यही यही नहीं, अभी और सुनो। यही नहीं, अभी और सुनो। यही नहीं, अभी और सुनो। कालीबंगन जो शब्द आपको मिला, एक शहर कालीबंगन भी मिला है ना हमें इसमें। कालीबंगन, इस शब्द का मीनिंग मतलब है ब्लैक बेंगल्स, काले रंग की चूड़ियां। तो ये दो शब्दों का आप स्लाइड इसे याद रखना, आपके बहुत काम आ जाएगा जी। Himanshu sir, make MCQ from IVC and the video in Vidyagram YT. Can we practice questions from that video? Yes, definitely sure. You can do practice from Himanshu sir video YT classes. देख सकते हैं सर बहुत अच्छा करा रहे हैं।
बहुत बढ़िया मतलब करवा रहे हैं। मैं वो आपको प्रिंट करवा सकते हैं, मैं जो शॉर्ट नोट आपको मतलब दूंगा साथ में प्रिंटेड ही दूंगा मैं। मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स को मतलब प्रिंट करवा लिया है। आज चैप्टर फिनिश विकास जी, आज चैप्टर फिनिश होने की कंडीशन में आ सकता है, मतलब आ जाएगा, ऑलमोस्ट लास्ट तक आज हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आपने कम से कम सवाल पूछे या फिर डाउट पूछे तो मोहनजोदारो शहर के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो यहां से तैयार कपड़े मिले, प्रिपेयर्ड गारमेंट्स यानी कि रेडीमेड कपड़े मिले हैं, और वो भी रेडीमेड कपड़े किस चीज के मिले हैं, कॉटन के मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में सबसे पहले कॉटन कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही की, तो ये एक पॉइंट याद होना चाहिए। टेम्पल लाइक प्लेस मिला है, मंदिर जैसा महल मिला है कि ये मंदिर होता होगा। हालांकि मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन एक दो स्थान पर ऐसा लगा है मोहनजोदारो में कि भाई यहां पे मंदिर हुआ करता होगा। पशुपति शील मिली है, पशुपति की हमें एक मूर्ति मोहर मिली है, तो पशुपति की जी हमें सील मिली है। सील बोले तो हमें मोहर प्राप्त हुई है। पशुपति जैसे कि हम एक योग आसन में योगी मतलब मिला है, तो पशुपति की मोहर मिली है। और पशुपति की मोहर की अगर मैं आपसे बात करूं, पशुपति इसलिए क्योंकि इस पशुपति की मोहर से हमें बहुत सारे एनिमल्स देखने के लिए मिले हैं, इस सील से हमें बहुत से जानवर देखने के लिए मिले हैं। तो पशुपति की जो सील है उससे हमें कुछ एनिमल्स मिले हैं। अब आप देखना जी अपने सर का कमाल। तो पशुपति की जो मोहर है यहां से तो एनिमल सील मिली है, जिसे हमने सील ऑफ योगी भी कहा है। इसे योगी की मोहर भी कहा गया क्योंकि बाबा रामदेव की तरह योग आसन में बैठा हुआ है। ये योगी की मोहर एक मोहर टाइप से मिली है, और इस मोहर से हमें 5 एनिमल्स मिले हैं। ठीक है, हमें 5 एनिमल्स मिले हैं, 5 जानवर प्राप्त हुए हैं। कितने जानवर प्राप्त हुए हैं? 5 जानवर हमें प्राप्त हुए हैं। इन मोहरों से 5 एनिमल्स, 5 जानवर प्राप्त हुए योगी की मोहर से। एक हमें प्राप्त हुआ है भैंस, हाथी, बाघ, गैंडा, वो भी एक सींग वाला, और एक मिला है हिरण। 5 एनिमल्स मिले हैं, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर और राइनोसेरस, वो भी यूनिकॉर्न, 1 हॉर्न्ड यूनिकॉर्न है ये, एक सींग वाला, और डियर और हिरन। तो इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखना कि योगी की मोहर से हमें 5 जानवर, 5 एनिमल्स प्राप्त हुए हैं। इस सील को अगर आप देखोगे तो आप इसमें साफ साफ देख लोगे उन 5 जानवरों को। बड़े से दिखाऊं आपको लाइव। पशुपति, पशुपति शिवा, पशुपति शिवा नाम दिया गया है ना सिंधु घाटी की सभ्यता में। ये पशुपति शिवा है जी। देखा, देखो पशुपति शिवा से एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। इस सील को, इस मोर को बहुत अच्छे से देखना। ये सील ऑफ योगी के नाम से भी फेमस है, ये योगी की मोहर के नाम से भी बहुत मशहूर है, पशुपति शिवा की ये मोहर। आप इसमें जब देखोगे तो साफ साफ देखोगे, ये रही जी बफेलो। देखो इस सील में बफेलो भी मिली है ना मैं, तो ये रही बफेलो यानी कि भैंस। ये आप देख सकते हैं, ये रहा जी यूनिकॉर्न यानी कि राइनोसेरस, एक सींग वाला राइनोसेरस, राइनो यानी कि गैंडा। ध्यान से देखो आपको सब महसूस होगा। ये रहा जी इसमें एलिफेंट यानी कि हाथी, ये रहा जी टाइगर मतलब बाघ। चलो हिरन बताओ, इसमें जरा हिरन खोज के बताओ कहां पर है। ये योगी बेटा है, ये मुकुट है,
ये पशुपति शिवा है। मोहनजोदारो से हमें पशुपति शिवा की एक मोहर प्राप्त हुई है। बहुत जल्दी वंश वर्मा जी। पशुपति शिवा सबसे पहले लिख लो मोस्ट वर्शिप्ड। इस सभ्यता में सबसे अधिक पूजा पशुपति शिवा की ही होती थी। मोस्ट वर्शिप्ड, सबसे अधिक पूजा पशुपति शिवा की ही होती थी। नीचे है ढूंढ लिया, समझ गए प्यारों। ये रहा जी डियर यानी के हिरन। इस प्रकार से 5 एनिमल, 5 जानवर हमें पशुपति शिवा या सील ऑफ योगी, योगी की मोहर पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिलती है और ये मूर्ति ब्रॉन्ज स्टैचू है। कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है जी। नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिलती है ब्रॉन्ज, कांसा की मूर्ति। नाचती हुई लड़की की मूर्ति ब्रॉन्ज, कांसे की मूर्ति मिलती है। इसका में हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वजों को नाच गाने का भी शौक होगा भाई। तो मोहन जोदड़ो ऐसे समझो जैसे कि आज के समय के मुंबई डांस बार वगैरह भी हो सकते हैं। अरे ऐसा नहीं है। कला, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के शौकीन थे और संस्कृति और कला का सम्मान करना जानते थे, आर्ट का सम्मान करना जानते थे। उन्हें पता था कि हमें आर्ट का सम्मान कैसे करना है और कैसे मतलब नहीं करना है। तो ये मतलब शौकीन थे। इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खतरनाक लोग थे भाई ये वैसे। मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन था? तो कल लिखा है तो था आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी साहब मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता थे। आप लिख सकते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन थे जी। तो इसके खोजकर्ता थे आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता का भी नाम यही लिखा दो। तो डिस्कवरर अगर पूछे जाएं खोजकर्ता, एक तो ये शहर कल बताया था कि इंडस रिवर सिंधु नदी के किनारे खोजा गया। खोजकर्ता थे आर.डी. अबे यार ये दूसरा मार्कर कैसे आ जाता है? आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का मतलब राखल दास। और कालीबंगा के खोजकर्ता ए.एन. घोष, अमलानंद घोष। एग्जाम तक आधा ही नाम याद नहीं रहेगा, शॉर्ट पूरा तो बहुत दूर की बात है। तो इसके खोजकर्ता ए.एन. घोष, अमलानंद घोष, कालीबंगन राजस्थान से हमें मतलब मिला है। ठीक है। और ये घग्गर नदी के किनारे देखा गया है। कहां देखा गया है मेरे बच्चे? ये घग्गर नदी के किनारे देखा गया मेरे भाइयों। चिनाब क्यों? इंदस रिवर पे सिंधु नदी। चिनाब किसने लिखा दिया अभी तुम्हें? कालीबंगा, घग्गर नदी। मोहनजोदारो से हमें ग्रेट बाथ, महान स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। मतलब बहुत बड़ा बाथरूम मिला है। बहुत बड़ा बाथरूम मिला है। आप देख सकते हो स्विमिंग पूल टाइप मिला है ओपन। ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा बाथरूम मिला है ओपन। ठीक है। बहुत बड़ा स्नानागार है। रिलीजियस ओकेशन पर, धार्मिक अवसर पर इसमें लोग डुबकी लगाते होंगे, नहाते होंगे। जैसे आज के समय में कुंभ मेले में हम लोग जो पाप धोने के लिए वहां पर मतलब पहुंचते हैं। इसी प्रकार से हमें मोहनजोदड़ो से महान अन्नागार यानी विशाल अन्नागार मिला है। अनाज रखने का बहुत बड़ा स्थान मिला है। विशाल अनाज रखने का स्थान मिला है। हम इससे पता लगा सकते हैं कि अनाज का उत्पादन बड़े स्तर पे होता होगा। खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होगी। याद करो हड़प्पा से हमें 6 अन्नागार मिले थे आउटसाइड शहर के बाहर लगभग।
ठीक है, बोवी लाइन से। यहां से हमें मतलब एक विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब हो सकता है कि शायद ये अनाज रखने का हेडक्वार्टर होता होगा, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम का एक हेडक्वार्टर होता है, उसी प्रकार से इनका भी एक हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय होता होगा। ठीक है, ये समझे। और एक हमें दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति मिली है जिसे प्रीस्ट यानी कि पुजारी माना गया है। पूजा पाठ कराने वाला बियर्डेड मैन, देखोगे तो देखो मोदी जी जैसा लग रहा है ये। बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति जिसे प्रीस्ट मैन पुजारी, ये भी हमें मोहन जोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। तो देखो मोहन जोदड़ो कई मायनों में हमारे लिए बेहतरीन रहा है और इससे काफी सारे एविडेंसेस, काफी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहीं से पशुपति शिवा की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहर, जिसकी पूजा सबसे अधिक होती थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मोस्ट वर्शिप्ड गॉड दैट वाज। ठीक है, इसकी पूजा सबसे अधिक हुआ करती थी। अभी और भी एविडेंसेस हैं, उन एविडेंसेस के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। छोटे मोटे एविडेंसेस और है, मेन इन 3 शहरों से मिले जो मैंने बताए। अब हम फीचर्स की तरफ चलते हैं। एविडेंसेस अभी लेंगे, लेकिन पहले कुछ फीचर्स देखते हैं, पहले विशेषताएं देख लेते हैं हम। तो अगर हम विशेषताओं में जाएंगे, यानी ऐसी क्या खास बात थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस सभ्यता की विशेषता। तो देखो, जब आप किसी की भी विशेषता पढ़ते हो, जैसे मान लो आप हिस्टोरिकल विशेषता पढ़ रहे हो, तो विशेषता में कुछ खास बातें देखी जाती, जैसे फीचर्स में आपका देखा जाएगा कि जैसे इनकी इकोनॉमी कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये इनकी विशेषता हो जाएगी। टाउन प्लानिंग, शहर किस तरीके से बने हुए थे। ठीक है, इसमें और क्या देखा जाएगा, टाउन प्लानिंग के अलावा इनकी स्क्रिप्ट लिपि इनकी विशेषता थी, किसी की भी हो लिपि विशेषता थी। और क्या देखा जाएगा, इनका ट्रेड व्यापार किस तरीके से हुआ करता था, ये भी आप विशेषता में शामिल कर सकते हो। और विशेषता में क्या देखा जाएगा, इकोनॉमी हो गई, टाउन प्लानिंग हो गई, स्क्रिप्ट हो गई, रिलीजन धर्म कैसा था। तो ये कुछ बातें इनकी विशेषता में आती हैं। तो जब हम विशेषता की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हम उसमें ये देखते हैं। यस गौतम जी, यस। ठीक है, तो हम अगर विशेषता की बात करें तो आइए सबसे पहली विशेषता को देखते हैं हम। अरे यार, ये तो यहां था, यहां लेने हमने। तो विशेषता की जो हमने बात करी है, ये देखो जी, सबसे पहले हम यहाँ की एग्रीकल्चर देखते हैं। सबसे पहले जी हम देखते हैं यहाँ की खेती बाड़ी। तो एग्रीकल्चर पहली विशेषता में आप मतलब लिख लो एग्रीकल्चर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन भारत में इनके यहाँ खेती बाड़ी कैसे पाई गई है। देख रहे हो कितने प्यारे तरीके से मेहनत करके लाए गए जी आपके सामने। तो मेन काम जो इनका था वो एग्रीकल्चर था, लिख लेना। मेन इकोनॉमी, मुख्य अर्थव्यवस्था जो थी वो खेती बाड़ी की थी। ये खेती के ऊपर मतलब खेती ये मुख्य रूप से करते थे, लेकिन ध्यान रखो ये किसान नहीं थे। इनका मुख्य काम खेती था, बट ये किसान नहीं थे, एग्रीकल्चर इनका मुख्य काम था। अब एग्रीकल्चर में ये तो मैं आपको कुछ एविडेंसेस में भी बता चुका हूं कि कौन कौन सी फसल उगाते थे। तो ये वीट यानी गेहूं उगाते थे, रई उगाते थे, पीस, मटर, बार्ले, जौ, कॉटन, कपास, ऐसी फसलों को उगाते थे। याद करो चावल भी हमें लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। तो गेहूं, रई, मटर, जौ, कपास और चावल, तो ये तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से वैसे मिले, जिनमें से कॉटन, कपास इनकी सबसे महत्वपूर्ण फसल हुआ करती थी। प्लोशियर फाउंड मिला है, यानी कि हल मिले हैं। ठीक है, तो हल का फाल हमें मतलब मिला है कालीबंगन से, याद करो खेती में। ठीक है, अच्छा, नाले वगैरह तो खैर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये जानवर, अच्छा ये भी याद रखना कि देवर ऑल्सो बिलीव्ड इन पेस्टोरल,
ये पशुपालन में भी विश्वास रखते थे, ये पशुपालक भी थे। अभी हम पशुओं पर भी आएंगे, कौन कौन से जानवर इस सभ्यता में हमें मिले हैं। ठीक है, राइस एविडेंस हमें मिले हैं लोथल प्लस रंगपुर से। याद रखो, चावल हमें सिर्फ लोथल से ही नहीं, रंगपुर से भी प्राप्त हुए हैं। चावल हमें रंगपुर से भी प्राप्त हुए हैं। कहां से? रंगपुर से। दे वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे पहले ये कपास उगाने वाले लोग भी थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और यहाँ पे स्पिनिंग व्हील पाया गया है, यानी कि एक कटाई जैसा चरखा मिला है। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, इनके समय में कॉटन को सिंडोन कहा जाता था। कॉटन वॉज कॉल्ड एज सिंडोन। याद रखिएगा, कपास को इनके समय में सिंडोन कहते थे, कॉटन वॉज कॉल्ड एज सिंडोन। ये पूरी स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके समय में कॉटन को कॉटन नहीं, सिंडोन कहते थे। सिंडोन वो भी कौन कहते थे? मेसोपोटामिया के लोग कहते थे। जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, जिनके साथ इनका ट्रेड रिलेशन, व्यापारिक संबंध था, वो लोग कॉटन को कॉटन नहीं बल्कि सिंडोन कहा करते थे। कॉटन को सिंडोन कहा गया है। क्या क्या कहा गया है जी? सिंडोन। अब ये अगर पशुपालक भी थे तो इसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से जानवरों को ये अहम रूप से पाला करते थे। तो अगर हम पालतू जानवर मतलब देखें तो बफेलो, गोट, शीप, पिग्स, ऑक्सन, यानी कि भैंस, बकरी, भेड़, सुअर और बैल, ये सब तो ये पालते ही थे। बट देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ काउ। गाय के पालन का साक्ष्य नहीं मिला है, याद रख लेना। देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ काउ, गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। गाय इस सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। तो बस मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर गाय नहीं पाई जाती थी तो बैल कहां से आया? बताओ जरा, कमेंट करो, देखूं आप लोगों के बारे में। अगर गाय नहीं मिलती थी तो बैल कहां से आया? हाँ बताओ, अगर गाय नहीं मिलती थी तो बैल कहां से आया? हाँ भाई, जिन लोगों को फोटो कॉपी करनी है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। अब तो स्लाइड ठीक है या नहीं है? बोलो, अब स्लाइड ठीक है? हाँ, राई मतलब सरसों बोल सकते हो आप। हाँ, पशुपति शिवा की पूजा आप ऐसे समझो कि सबसे ज्यादा पूजनीय वही था। लेकिन अभी इस पूजा पाठ में एक रहस्य और छुपा हुआ है। बात तो सही है ना? बात सही है कि नहीं? रीजनिंग वाली बात है बिल्कुल, कि अगर गाय नहीं थी तो कहां से, मतलब फिर बैल कहां से आया? उस समय भैंस और गाय एक ही रही होगी। क्यों भाई, उस समय क्यों एक ही मतलब रही होगी? उस समय का कुछ और मतलब हो गया होगा, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन फिर भी मैं कॉमन सेंस लगाता हूं। या तो गाय पाई जाती होगी, उसके एविडेंस नहीं मिले हैं, मतलब सबूत या साक्ष्य नहीं मिले हैं। या फिर गाय होगी, लेकिन हो सकता है कि ये बाहर से इंपोर्ट कराते होंगे, ये आयात कराते होंगे, इनके यहाँ होती नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एक जानवर जो नहीं मिला है फेमस में, वो गाय है। सामान ढोने के लिए, वाहक के लिए, सामान इधर से उधर ले जाने के लिए गधे और ऊंट का इस्तेमाल होता था, आसेस एंड कैमल्स। हमें घोड़े के एविडेंसेस सुरकोटदा नामक शहर से मिले हैं। कल ही मैंने बताया था कि सुरकोटदा हमें गुजरात से प्राप्त एक शहर है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मतलब मिले हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सुरकोटदा मतलब एविडेंस में कि हमें घोड़े की हड्डी या सुरकोटदा से मतलब मिली है। ठीक है, ठीक। एक ही हड्डी नहीं मिली, काफी सारी हड्डियां मतलब मिली है। जैसे कि हमें कालीबंगन से हमें मतलब प्राप्त हुआ है ऊंट की हड्डियां। हाँ, हाथियों की जानकारी भी थी इनके समय में, तो हाथी भी मिलती थी, क्योंकि हमें मोहरों पे हाथी देखने के लिए मिला है। मोहरों पे हमें हाथी देखने के लिए मिला है। अब जानवरों से दो बातें निकल के आती हैं। जानवरों से दो बातें निकल के आती हैं। जानवरों से दो बातें निकल के आती हैं, वो जरा आप जी समझ लो, समझ लो। आपसे पूछा जाएगा मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल। देवताओं में तो सबसे ज्यादा पूजा
पशुपति शिवा की होती थी, योगी की होती थी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बट मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल, सबसे ज्यादा पूजनीय जानवर कौन सा था इनका? सबसे ज्यादा पूजनीय जानवर कौन सा था जी इनका? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जानवरों में सबसे ज्यादा ये किसकी पूजा किया करते थे? जानवरों में सबसे ज्यादा ये किसकी पूजा किया करते थे? आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है जी। तो अगर मैं जानवरों की बात करूं तो दो जानवर ये सबसे ज्यादा पूछते थे। एक तो वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, एक सिंह वाला गैंडा, यानी एक सींग वाला गैंडा। ठीक है। दूसरा आपको इसमें याद करना है कि एक जानवर की और पूजा होती थी, हम्प्ड बुल, कुबड़ वाला सांड। हम्प्ड बुल, कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड। तो ये दो जानवर सबसे अधिक पूजे जाते थे। ये दो जानवर सबसे अधिक पूजे जाते थे। इन दोनों में भी सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती थी? तो पहले नंबर पे एक सींग वाले की और दूसरे नंबर पे कुबड़ वाले सांड की। एक सींग वाले की और कुबड़ वाले सांड की। याद रखना, एक सींग वाला सबसे, जानवरों में सबसे अधिक एक सींग वाला ही पूजा जाता था। इस बात को आप याद कर लेना। इस बात को आप याद कर लेना। चाहे बेशक कितना भी क्लास में टाइम लग जाए, लेकिन एक चैप्टर को जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि अगर वहां से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कि अगर वहां से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके अंदर इतना विश्वास हो कि यार मैंने इस चैप्टर को ऐसे पढ़ाया, सर ने इसको ऐसे पढ़ाया है कि मेरा यहां से क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ये देखो जी, ये देख रहे हो? ये देखो, ये तो रहा जी एक सींग वाला गैंडा, समझ लो, घोड़ा समझ लो, जो समझना है समझ लो। सबसे ज्यादा पूजा इसकी होती थी। मैंने साथ में इमेज भी लगा दी है जी आपके। मैं पहले बोल रहा हूं, इतनी अद्भुत क्लास पूरे मन से पढ़ा रहा हूं और फिर भी अगर आप मन से नहीं पढ़े तो बेटा धिक्कार है मेरे पढ़ाने पे कि मैं आपके अंदर रुचि पैदा नहीं कर पाया। हिस्ट्री में दावा करता हूं आपने आज तक ऐसी हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी। ये रहा जी एक सींग वाला कुबड़ वाला सांड। ये रहा जी इसका कुबड़। ये ये उठा हुआ भाग, यानी कि इसके बोलते हम्ड, यानी कुबड़। एक सींग वाला घोड़ा भी लिख सकते हैं, एक सींग वाला गेंडा भी लिख सकते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि ये एक सींग वाला गेंडा था कि घोड़ा था। गेंडा घोड़ा जो भी होगा। रेलवे में हिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा है। हिस्ट्री का वेटेज तो हर सब्जेक्ट में, मतलब हर एग्जाम्स में आप चले जाओ, हर जगह ही आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। तो पता लग गया कि पूजाओं में, फीचर्स में इन जानवरों की पूजा सबसे अधिक हुआ करती थी और गाय के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। जब पूजा की बात चल रही है तो पूजा में एक चीज और देखो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, अगर हम पूजा की बात करें तो एक तो फैलस यानी कि मेल लिंग की पूजा करते थे।
ठीक है, जिसे हमने लिंगम भी बोला है। तो ये लिंगम की पूजा करते थे, जिसे मैंने कल आपको बताया होगा, जो हड़प्पा से हमें मिला है, यानी पुरुष जनांग प्राप्त हुआ है, योनि गलत शब्द है, ठीक है। तो फैलस मिला है, तो हमें शिवलिंग की तरह मिला है जिसकी पूजा होती थी। इस सभ्यता में हमें फीमेल जेनिटल ऑर्गन यानी कि स्त्री जनांग योनि पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। योनि पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि योनि पूजा भी हमें देखने के लिए मिली है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन। ये पेड़ों की भी पूजा करते थे, जैसे आज के समय में हिंदू समाज में होती है पेड़ों की पूजा, और जानवरों की पूजा के तो साक्ष्य अभी मतलब हमने देख ही लिए। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा की बात की जाए, तो ये अगर पूजा देखी जाए तो शिवलिंग की भी पूजा करते थे, और ये योनि पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो पूजा से ही मेरे को एक बात याद आ गई, पूजा से ही मेरे को एक बात याद आ गई भाई, पूजा से ही मेरे को एक बात याद आ गई। पूजा, पूजा तू जा। पूजा से मेरे को एक बात याद आ गई कि अगर मैं पूजा की बात करूं, इस सोसाइटी में हमें लिख लो मदर गॉडेस देवी मां की मूर्ति प्राप्त हुई है हर शहर से। मदर गॉडेस देवी मां की स्टैचू मूर्ति प्राप्त हुई है। देवी मां के, हमें सभ्यता से देवी मां की मूर्ति प्राप्त हुई है हर शहर से। तो हम इससे समझ सकते हैं इस बात से कि इट वॉज फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, कि ये एक महिला प्रधान समाज था। लिख लो, सिंधु घाटी की सभ्यता इट वॉज अ फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये एक महिला प्रधान समाज हुआ करता था, एक महिला प्रधान समाज हुआ करता था। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना कि सिंधु घाटी का समाज एक महिला प्रधान समाज हुआ करता था। कैसा समाज होता था? एक महिला प्रधान समाज हुआ करता था। इट वॉज अ फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये एक महिला प्रधान समाज हुआ करता था। कैसा समाज था? महिला प्रधान, मतलब हेड ऑफ द फैमिली वॉज अ मदर, घर की मुखिया एक मम्मी होती हो। पेड़ के पूजन जैसे आज के समय में नहीं होते हमारे यहाँ, है फरमावस वगैरह क्या पड़ती है वो, हम तो हर पेड़ों में बहुत सिंपल ले लो, तुलसी के पौधे की पूजा नहीं करते हो? किस पेड़ की पूजा सबसे अधिक करते थे, ये साक्ष्य और एविडेंस सबूत प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन प्रकृति की यानी कि नेचर की पूजा किया करते थे, इसके हमें एविडेंसेस मिले हैं। लेकिन ये देवी मां की मूर्ति सिर्फ एक ही शहर से प्राप्त नहीं हुई है, वही आपका मतलब क्वेश्चन है। देवी मां की मूर्ति एक ही शहर से प्राप्त नहीं हुई है, द ओनली सिटी विदाउट। तो याद रखना, देवी मां की मूर्ति एक शहर से नहीं मिली है, बाकी हर शहर से मिली है। हेड ऑफ द फैमिली मम्मी होती थी, नहीं मिले। सिटी विदाउट द स्टैचू, एक ऐसा शहर जहां से देवी मां की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। तो अगर ऐसा आपसे पूछा जाए कौन सा शहर था, तो आंसर आपका मतलब होगा कालीबंगन। कालीबंगन, कालीबंगन शहर से हमें देवी मां की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। कालीबंगन शहर से हमें देवी मां की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। और यहां नोट बनाकर एक आप पॉइंट लिख लेना, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स। हमें सभ्यता से मंदिरों के साक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुए हैं।
पूजा होती थी बट मंदिर नहीं थे, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स। मंदिर नहीं मिले, सिंपल लिख लो, मंदिर नहीं होते थे। पूजा होती थी लेकिन मंदिर नहीं होते थे। तो देखो पूजा पाठ का कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पूजा के ऊपर मैंने बहुत फोकस किया है इस सभ्यता में, जानवरों से लेके चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे मतलब पूछ लिया जाए तो इसी बात को आप यहां से भी समझ सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, नो टेम्पल्स फाउंड, कोई मंदिर नहीं मिला है। प्रीस्ट क्लास डोमिनेशन नहीं था, पुजारी ही सब कुछ नहीं होता था, मतलब पुजारी पूजा कराता था लेकिन उसकी नहीं चलती थी। व्यापारिक समुदाय था, ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, ये लोग व्यापार किया करते थे, व्यापार में विश्वास रखते थे। ठीक है, याद रखो, देवर मर्चेंट क्लास, ये व्यापारी थे। ये खेती करते थे लेकिन किसान नहीं थे, देवर मर्चेंट, ये व्यापार थे, मतलब ये व्यापार में पूर्ण रूप से विश्वास रखते थे। ये लोग व्यापारी थे, इस बात को आप ध्यान रखना, ये लोग व्यापारी थे। तो अगर हम देखें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के हिसाब से देवर मर्चेंट पीपल, चाहे बेशक खेती होती थी लेकिन ये किसान नहीं थे, ये व्यापार थे, ये ट्रेड करते थे, ये व्यापार किया करते थे। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और अगर इनके अगले फीचर की बात करें, स्क्रिप्ट लिपि, तो इनकी लिपि एक तो हमें मिली है पिक्टोग्राफिक, चित्रात्मक मिली है। ये अल्फाबेट यानी कि अक्षरों में नहीं, ये चित्र में लिखते थे, ये सिंबल्स में लिखते थे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा में हमें कितने सिंबल्स मिले हैं, कितने चिन्ह मिले हैं, तो लिख लेना 400। मतलब कितने प्रतीक मिले हैं, तो 400 प्रतीक मिले हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता में, 400 सिंबल्स। 400 प्रतीक डिक्लाइन क्यों हो गया ये तो मैं आखिरी में बताऊंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की एक और खास बात थी कि इनकी जो शैली थी, ये लिखते थे राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, ये दोनों तरफ से लिख लेते थे। राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। जैसे कि मान लो कि इन्होंने ऐसे लिखना शुरू करा है, ये लाइन यहां खत्म हुई तो अगली लाइन यहीं से शुरू हो गई, फिर ये यहां खत्म हुई तो ये अगली लाइन यहीं से शुरू हो गई, ये यहां खत्म हुई तो अगली लाइन यहीं से शुरू हो गई। तो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ भी ये लिख लिया करते थे। बट अभी भी इनकी ये जो स्क्रिप्ट है ये अनडेसिफर्ड है, मतलब हम इसे पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं। लिख लो, स्क्रिप्ट इज अनडेसिफर्ड, अभी पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए हैं, पूरी तरह से नहीं पढ़ी गई। तो अभी ये लिपि, ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से नहीं पढ़ी गई है, पूरी तरह से नहीं पढ़ी गई है, इस बात का आप मतलब ध्यान रखना। ठीक है, तो चाहे बेशक हम चांद पे पहुंच गए हो, मंगल पे पहुंच गए हो, लेकिन अभी तक हम इनकी लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। ये सिंबल्स में कैसे लिखते थे ये आपको मैं दिखाता हूं, कैसे मतलब ये सिंबल्स में लिखते थे, इससे आप जरा समझना। इनकी लिपि इस प्रकार से सिंबल्स में होती थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के कुछ साक्ष्य आप सभी के सामने हैं इमेजेस के माध्यम से। ये रही जी आपकी स्क्रिप्ट और ये रही जी इनकी लिपि, इस हिसाब से इनकी लिपि होती थी, जिसे अभी तक पूरी तरीके से नहीं पढ़ा गया, लेकिन इतना पता लगा दिया कि सिंबल्स में पिक्टोग्राफिक थी, चित्रात्मक लिपि इनकी हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी मेरे बच्चे? चित्रात्मक लिपि इनकी हुआ करती थी। तो जो हम इनके फीचर्स देख रहे हैं, विशेषता देख रहे हैं, इनके शहरों में एक और विशेषता थी, इनके सारे शहर जो थे ये सीटाडेल के ऊपर आधारित थे। लिख लो अगला फीचर, से टाउन वॉज बेस्ड ऑन, यानी कि जो भी टाउन था, जो शहर बसे हुए थे, वो सीटाडेल के ऊपर आधारित थे। लिख लो सीटाडेल, हिंदी में भी सीटाडेल ही लिखेंगे। टाउन वॉज बेस्ड ऑन सीटाडेल, सभी शहर सीटाडेल के ऊपर आधारित थे, सभी शहर सीटाडेल के ऊपर आधारित थे। सीटाडेल शब्द का मतलब होता है फोर्टिफाइड, यानी कि किलेबंदी। सीटाडेल का मतलब होता है फोर्टिफाइड, मतलब के किलेबंदी। जब आप चारों तरफ से बाउंड्री कर देते हो तो उसे हम बोलते हैं किलेबंदी। ठीक है, तो
इनका जो शहर होता था वो लगभग दो भागों में बटा हुआ होता था। सीटाडेल का मतलब है ये शहर दो भागों में बटा हुआ होता था। एक शहर का अपर पार्ट यानी कि उच्च उच्च भाग होता था, ऊंचाई पर कुछ लोग रहते होंगे टीले जैसे एरिया में, तो हम बोल सकते हैं जी उच्च भाग। और एक मतलब शहर का होता था लोअर पार्ट, मतलब निम्न भाग हुआ करता था, तो कुछ लोग नीचे वाले एरिया में रहते होंगे। निचला भाग भी लिख सकते हो, निम्न भाग। ठीक है। कुआ हर शहर से कुआ मिला है हमें। हाँ, हमें हर शहर से इनका कुआ प्राप्त हुआ है, तो कुएं हमें हर शहर से मिले। ये जो अपर पार्ट जो होता था, इसमें रिच पर्सन्स अमीर लोग रहा करते थे। ठीक है। तो अमीर अमीर लोग रहते थे। निम्न भाग में कॉमन पीपल रहते थे, आम लोग, आम आदमी। केजरीवाल मत लिख लेना कि आम आदमी बोले तो केजरीवाल है। इस तरीके से सीटाडेल होता था। तो सीटाडेल का मतलब है ऐसा मतलब स्थल, मतलब शहर को दो भागों में बांट दिया जाता था। आज भी देख लो शहर दो भागों में बढ़ते हैं, एक तरफ लेते हैं झुग्गी झोपड़ी बेचारे गरीब लोग। अब तो खैर तीन भागों में शहर बढ़ जाता है। एक तरफ झुग्गी झोपड़ी बिल्कुल लोग गरीब लोग, एक तरफ होते हैं मिडिल क्लास लोग, और एक तरफ एलिट क्लास लोग यानी कि समृद्ध और बहुत अमीर लोग जो सेक्टर में चले जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से शहर आज भी आप देखोगे तो तीन भागों में ही बटे हुए हैं। उस समय थोड़ा अमीर और आम आदमी था, गरीब लोग नहीं होते थे, पुअर लोग नहीं होते थे। इतने समृद्ध थे हमारी ये पूर्वजों की सभ्यता कि इसमें आपको गरीब लोग देखने के लिए नहीं मिलेंगे, आम आदमी देखने के लिए मिला है। ये लिखा गया है क्या क्या, कौन सा लिखा है बेटा शुभम कुशवाहा, क्या बताऊं? ये लिपि, ये लिखा है लिपि। और ये आपको बताया है कि स्क्रिप्ट जो थी इसमें 400 सिंबल थे, चिन्ह थे, और अनडेसिफर्ड लिपि थी। UNDECIPHERED, अनडेसिफर्ड, पूरी तरह नहीं पढ़ी गई है, उसे बोलते हैं अनडेसिफर्ड, मतलब जिसे पूरी तरीके से ना समझा गया हो। अच्छा, मैं आपको शहर अगर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से शहर होते थे, तो उसकी भी एक मैं इमेज आपको खोल के दिखाता हूं। ये सीटाडेल आप इसके माध्यम से समझो, ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एक मतलब एविडेंस निकाला है। तो अगर आप इस एविडेंस के ऊपर फोकस करोगे तो आप पाओगे कि ये जो है, ये वाला जो भाग है ये तो अपर पार्ट हो गया, ये वाला जो भाग है ये तो अपर पार्ट हो गया, ये सीटाडेल का अपर पार्ट हो गया, और ये आपका मतलब लोअर पार्ट हो गया, ये निम्न भाग हो गया। तो कुछ लोग नीचे की तरफ रहते थे, कुछ लोग ऊपर की तरफ रहते थे। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है सीटाडेल। सीटाडेल शब्द का मतलब होता है फोर्टिफाइड यानी कि किले एवं फंदे। लिपि पढ़ के सुनाओ। अच्छा, ये क्या लिखा है ये बताओ। अरे बेटा ये तो जब मतलब हमारे इतिहासकार मतलब आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है ना, तो पर्यावरण जो है भाई पूरा तत्वविद नहीं मतलब पढ़ पाए, तो आप ये मामूली सा सर कहां से पढ़ लेगा भाई। वैसे भी अंजना ओम कश्यप के मुकाबले तो हम बातें हल्के टीचर है। यूट्यूब वालों को कुछ, ऑनलाइन वाले टीचरों को कुछ आता थोड़ी ना, ऐसे ही करके चले जाते हैं। हाँ, हाँ। ओके, लेकिन मैं आपको सीटाडेल में कुछ अपवाद बताता हूं। मैं सीटाडेल में आपको कुछ एक्सेप्शन बताता हूं मेरे बच्चे। अपवाद तो बताने ही पड़ेंगे। देखो, मैं आपको ना इसमें कुछ अपवाद बताता हूं। बताऊं? तो अपवाद कुछ इस प्रकार से है कि सीटाडेल जो एक शहर धौलावीरा है, बाकी सब तो दो भागों में ही बटा हुआ है, बट जो धौलावीरा है, धौलावीरा नामक जो शहर है, मजा आ गया। अच्छा,
हिमांशु बताएगा मुझे पढ़ के। यहां पे हमें ये टाउन, ये शहर 3 पार्ट्स में मिला है, 3 भागों में। वैसे हमें हर शहर सीटाडेल 2 भागों में मिला है, लेकिन धौलावीरा हमें 3 भागों में मिला है। तो धौलावीरा कुछ ऐसे होता होगा। धौलावीरा जो आपका शहर है उसका डिवीजन, जैसे मान लो कि ये एक पूरा शहर बसा हुआ है, तो ये शहर में धौलावीरा का डिवीजन कुछ ऐसे हुआ होगा कि ये तो हो गया जी पहला पार्ट शहर का, ये हो गया जी बीच का भाग यानी कि मिडिल भाग, और ये हो गया जी लोअर पार्ट। कुछ ऐसे मतलब होता होगा कि भाई एकदम अपर, सबसे ऊपर, मिडिल और लोअर। ये इस प्रकार से धौलावीरा का डिवीजन होगा, ये धौलावीरा का विभाजन हुआ करता होगा इस सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो एक्सेप्शन में अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से शहर में सीटाडेल 3 भागों में बटा हुआ था, तो फिर धौलावीरा नामक शहर, जो मैंने शहर आपको कल दिखा भी दिया था, बता भी दिया था, जो कल मैंने आपको दिखा भी दिया था, बता भी दिया था। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आपसे यहां पूछा जाए, एकमात्र ऐसा शहर जहां से हमें सीटाडेल नहीं मिला है, ओनली सिटी विदाउट सीटाडेल, ऐसा क्वेश्चन आपसे मतलब पूछ लिया जाए, एकमात्र ऐसा शहर जहां से हमें सीटाडेल प्राप्त नहीं हुआ है, ओनली सिटी विदाउट सीटाडेल, एकमात्र ऐसा शहर जहां से हमें सीटाडेल प्राप्त नहीं हुआ है। देख रहे हो, एकमात्र ऐसा शहर जहां से सीटाडेल प्राप्त नहीं हुआ है। एक शहर जहां सीटाडेल नहीं था, एकमात्र ऐसा शहर जहां सीटाडेल नहीं था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर लिख लो चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो हमें चन्हूदड़ो से सीटाडेल नहीं मिला है। चन्हूदड़ो पाकिस्तान में पाया गया, चन्हूदड़ो से हमें सीटाडेल प्राप्त नहीं हुआ है। तो सीटाडेल से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, पूरी एक स्लाइड में मैंने आपको मतलब करवा दिया। सीटाडेल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो स्क्रिप्ट के, ये 2 क्वेश्चन आपके यहां से बनते सिंधु घाटी सभ्यता से, फिर मैंने पूजा पाठ मतलब जो वहां की पॉलिटी कैसी थी, फिर पूजा किस किस की करते थे इसके ऊपर भी पूरा जोर दिया है। ठीक है, देख रहे हो, सिर्फ पूजा के ऊपर ही, किन जानवरों को पालते थे, खेती बाड़ी कैसे करते थे, और इससे पहले मतलब ये सब मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा? आपकी क्लास में मैं सीखा कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। 2-4 एविडेंसेस, साक्ष्य सबूत और रह गए हैं, उसको मैं आपको मतलब कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल हम स्टार्टिंग के 30 मिनट तक सिंधु घाटी सभ्यता और पढ़ेंगे, थोड़ा सा चैप्टर आपका और रह गया है। फिर 30 मिनट के बाद हम अगले चैप्टर की शुरुआत कर देंगे, या हो सकता है कि कल मैं इसके आपको क्वेश्चन कराऊं, तो प्लीज आप मतलब चैप्टर का रिवीजन करते हुए आना। ठीक है, कल हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला तो फिर बचे हुए समय में मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा। ठीक है, शायद सर ग्रुप में एक बच्चा सेक्सुअल कंटेंट सेंड करता है, आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी कर। ठीक है, मैं एक बार फिर देख लूंगा, उस बच्चे को हटवा देंगे, एक्शन ले लेंगे, आप टेंशन मत लो। आप इस कंटेंट के ऊपर छोड़ दो, सेक्सुअल कंटेंट को मैं कर लूंगा हैंडल। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे 7 बजे ज्योग्राफी के साथ। धन्यवाद। ज्योग्राफी में जो मिट्टी का टॉपिक रह गया वो आज करेंगे पूरा।